दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे CIV मेड सिंपल के इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग BFM के मॉड्यूल सी के एक इम्पॉर्टेंट लेसन को डिस्कस करने वाले हैं, जिस पे केस स्टडी भी पूछा जाता है और वो टॉपिक है हमारा फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट। दोस्तों, ये इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस मैं समझा दूं। इस टॉपिक से आपको CRR और SLR के बारे में एकदम क्लैरिटी मिलेगी और इस टॉपिक से CRR पे जो केस स्टडी पूछा जाता है उसे आप यदि मेरे लेक्चर को अंत तक सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उस केस स्टडी को कैसे डील करना है। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में अंत तक बने रहिए। एक एक बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और बेसिक से एडवांस लेवल पे बढ़ेंगे और फिर हम लोग लास्ट में ये भी देखेंगे कि इस केस स्टडी को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को, जो कि बेस्ड है हमारा फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट पे। आइए एक एक पॉइंट को समझते हैं। देखिए, करेंसी जो सर्कुलेशन में होता है वो RBI कंट्रोल करती है, ठीक है। और ये टोटल मनी का स्मॉल पार्ट होता है, जैसे 25%। मतलब कि यदि पूछा जाए कि टोटल मनी जो हमारे पार्टिकुलर नेशन में या कंट्री में है उसका सर्कुलेशन, करेंसी इन सर्कुलेशन कितना पार्ट है, तो वो 25% है। अब देखिए, जो अमाउंट बैंक के पास डिपॉजिट होता है तो बैंक क्या करती है, उसे लोगों में बांटती है, जिसके कारण क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ता है, ठीक है। अब फिर से क्या होगा, वो मनी सप्लाई का कुछ पार्ट जो है फिर से बैंक में आएगा, ठीक है। इसी कारण बैंक में और पैसा बढ़ेगा। तो ये इसे ही कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। मतलब बैंक जो पैसा दी लोगों में, फिर से वो पैसा बैंक में आ गया और इस कारण से मनी सप्लाई और बढ़ गया। तो ये मनी सप्लाई बढ़ रहा है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट। दोस्तों, ये जो नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये बेसिकली मैकमिलन बुक से लिया गया है और ये एक तरह से शॉर्ट पॉइंट्स है। तो आप मैकमिलन बुक को पढ़ें या मेरे नोट्स को देखें तो आपका पर्पस सॉल्व होगा, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आइए एक क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आप लोग M1 M2 M3 तो जानते ही होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो M1 M2 M3 का कंसेप्ट है वो यहाँ अप्लाई होगा। देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि M3 इज़ 30 लाख करोड़, M1 इज़ 11 लाख करोड़, व्हाट इज़ मनी मल्टीप्लायर। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि M3 डिवाइडेड बाई M1, इसे ही हम लोग कहते हैं मनी मल्टीप्लायर, ठीक है दोस्तों। तो M3 कितना है हमारा 30 लाख करोड़, M1 कितना है हमारा 11 लाख करोड़। तो दोनों को यदि डिवाइड कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा 2.72। तो ये जो 2.72 है ये है हमारा मनी मल्टीप्लायर। तो फ्रेंड्स, एक शॉर्ट न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है यहाँ से, आप लोग ध्यान रखेंगे। मनी मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है M3/M1, ठीक है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं मनी इन सर्कुलेशन का। तो मनी इन सर्कुलेशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उससे हम लोग M3 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि M3 यानी कि ब्रॉड मनी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, मनी इन सर्कुलेशन इज इंडिकेटेड बाय मॉनेटरी एग्रीगेट, मोस्ट पॉपुलर बीइंग M3 और ब्रॉड मनी। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि RBI जो मनी इम्पाउंड करती है वो किस फॉर्म में इम्पाउंड करती है, कैश रिजर्व रेशियो के फॉर्म में इम्पाउंड करती है। और ये कैश रिजर्व रेशियो क्या करता है कि ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट था जिसके बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया, उसे CRR घटाता है दोस्तों। तो CRR का एक फंक्शन आपको समझ में आया कि ये जो मनी सप्लाई का जो वृद्धि एकदम रेट जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे CRR क्या करता है, घटाता है। अब कैसे घटाता है हम लोग आगे देखेंगे। तो आप लोग समझ रहे हैं, एकदम पॉइंट वाइज समझ रहे हैं। पहले हमने क्या समझा, पहले हमने ये देखा कि कैसे मनी मल्टीप्लायर वर्क करता है। फिर हमने देखा कि आखिर मनी इन सर्कुलेशन को कौन सा टर्म दिखाता है। यदि मान लीजिए पूछ लिया जाए कि M1 M2 M3 M4 में से कौन सा टर्म है जो कि मनी इन सर्कुलेशन को दिखाता है, तो आप लोग जवाब देंगे M3 यानी कि ब्रॉड मनी। चलिए, अब हम लोग ने क्या देखा कि CRR का क्या फंक्शन है कि वो मनी मल्टीप्लायर को घटाता है। अब कैसे घटाता है हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, जो रिजर्व एसेट होते हैं, ठीक है, रिजर्व एसेट क्या होते हैं, जो कैश बैंक डिपॉजिट करती है RBI के पास एज CRR। मतलब कुछ पैसा बैंक को अपने टोटल पैसे में से RBI के पास डिपॉजिट करना होता है और वो पैसा रिजर्व रहता है, ठीक है। तो ये रिजर्व एसेट क्या करता है दोस्तों, ये RBI को हेल्प करता है कि लिक्विडिटी को कंट्रोल करने में, ठीक है दोस्तों। तो रिजर्व एसेट के थ्रू RBI क्या करती है कि लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है। अब देखिए, CRR हो या SLR हो या कोई लिक्विड फंड हो, ठीक है, ये क्या करती है, एक तरह से कुशन का काम करती है दोस्तों। कुशन आप लोग समझते होंगे, ठीक है, एक बैलेंस को मेंटेन करने का हेल्प करती है बैंकिंग ऑपरेशन में। अब देखिए कैसे करती है वो मैं समझाता हूँ। पहले लिक्विडिटी होता क्या, आइए इसे समझते हैं। लिक्विडिटी रेफर्स टू सरप्लस फंड विद बैंक नॉट एब्जॉर्ब बाय रियल इकोनॉमी। लिक्विडिटी का क्या मतलब हुआ कि बैंक के पास जो सरप्लस फंड है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जो पैसा है दोस्तों, और जो कि इकोनॉमी में एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है, उसे ही हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये सब डेफिनेशन एकदम
टू द पॉइंट है, इसे ध्यान से समझिए। लिक्विडिटी का मतलब मैं क्या समझा रहा हूँ कि जो सरप्लस फंड है बैंक के पास, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, लिक्विडिटी कहते हैं। तो यदि लिक्विडिटी ज़्यादा हो, एक्सेसिव हो, तो क्या होगा दोस्तों, इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन आप लोग समझते होंगे, महंगाई बढ़ जाएगी चीज़ों की, मार्केट में खूब पैसा आ जाएगा, लोगों के पास खूब पैसा होगा, तो क्या होगा, सप्लाई तो उतना ही है लेकिन डिमांड ज़्यादा बढ़ गया, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे चीज़ों को, तो उस कारण महंगाई बढ़ेगी। तो इसे ही कहते हैं कि एक्सेसिव लिक्विडिटी कैन क्रिएट इन्फ्लेनेटरी सिचुएशन। अच्छा, अब उसका अपोजिट क्या है दोस्तों, लिक्विडिटी शॉर्टेज। ठीक है, लिक्विडिटी शॉर्टेज क्या करेगा, लिक्विडिटी शॉर्टेज का क्या क्या करेगा कि डिमांड घटा देगा। लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो डिमांड क्या करेंगे वो, इसके कारण क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा घट जाएगा, हमारा ग्रोथ जो है वो डाउन हो जाएगा, जैसा कि अभी अभी के सिचुएशन में है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आप लोग उम्मीद है लिक्विडिटी का मतलब समझ गए होंगे, और लिक्विडिटी कब इन्फ्लेशन करती है और कब हमारा शॉर्टेज करती है, उसका क्या रोल है वो भी समझ गए होंगे। अब देखिए, अब आरबीआई कैसे लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है वो देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जब लिक्विडिटी बढ़ता है तो सीआरआर और एसएलआर दोनों घटता है। ठीक है, और दूसरा चीज़ लिखा हुआ है कि जब लिक्विडिटी घटता है तो सीआरआर और एसएलआर दोनों बढ़ता है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए, सीआरआर और एसएलआर जो है दो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, किसके पास, आरबीआई के पास, जो कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिए कितना इंपॉर्टेंस है सीआरआर और एसएलआर, आप समझ सकते हैं। लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का जो तरीका है आरबीआई के पास, वो है हमारा सीआरआर और एसएलआर। तो चलो देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे ये कंट्रोल करते हैं। आइए देखते हैं। सीआरआर यदि बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में घट रहा है, आप ऐसे समझिए। ठीक है, जैसे यदि मान लीजिए सीआरआर घट रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिक्विडिटी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, यदि बैंकिंग इंडस्ट्री में लिक्विडिटी घटेगा तो क्या करेगी, तो बैंक क्या करेगी, बैंकिंग में घटेगा तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है एक रियल इकोनॉमी में देगी दोस्तों। अच्छा, अब दूसरी बात है हमारा, ये तो था सीआरआर की बात। अब बात करते हैं हम लोग एसएलआर की। तो एसएलआर का चेंज क्या करता है, एसएलआर का चेंज जो है, इट ब्रिंग्स चेंज इन डिप्लॉयमेंट पैटर्न ऑफ बैंक रिसोर्स। ठीक है, दैट मीन्स रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी एंड इंक्रीजिंग इन लैंडिंग और वाइस वर्सा। अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं इंडिविजुअली सीआरआर को और एसएलआर को। देखिए, सीआरआर के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। सीआरआर का जो लीगल प्रोविज़न है वो सेक्शन 42(1) आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर दिया गया है। सीआरआर का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आरबीआई डिसाइड करती है, ये इसका कोई लिमिट नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन आरबीआई। सीआरआर किस फॉर्म में मेंटेन किया जाता है दोस्तों, तो कैश बैलेंस के फॉर्म में मेंटेन किया जाता है, और किस बेसिस पे, फोर्टनाइटली एवरेज बैलेंस बेसिस पे। ठीक है दोस्तों, और इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता है। आरबीआई जो है, जो बैंक जो पैसा मेंटेन करती है तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं पे करती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है। ठीक है, बैंक आरबीआई जो है कोई इंटरेस्ट पे नहीं करती है बैंकों को सीआरआर वाले पैसे के लिए। देखिए क्वेश्चन है कि कोई बैंक ए है जिसका एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी 1 लाख करोड़ दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना एवरेज बैलेंस बैंक को मेंटेन करना होगा फोर्टनाइटली बेसिस पे एज पर सीआरआर कंप्लाइंस। तो दोस्तों 1 लाख करोड़ जो है एनडीटीएल है, और अभी का कंप्लाइंस क्या है, 4% सीआरआर। मान लीजिए 4% सीआरआर है, तो 1 लाख करोड़ का 4% कितना होगा दोस्तों, 4000 करोड़। तो बैंक को फोर्टनाइटली बेसिस पे 4000 करोड़ रुपया मेंटेन करना होगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से कि सीआरआर का कैलकुलेशन कैसे होता है। सीआरआर का कैलकुलेशन होता है, हम लोग क्या करते हैं कि परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल। एनडीटीएल क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब मैं आगे बताऊंगा एनडीटीएल क्या होता है एक्चुअली में, इसका डेफिनेशन भी समझेंगे हम लोग। तो एनडीटीएल जो भी है उसका आप लोग परसेंटेज निकालते हैं, और कैसे निकालते हैं परसेंटेज, प्रीवियस फोर्टनाइट बेसिस पे। फोर्टनाइट आप लोग समझते होंगे, 14 डेज़ को फोर्टनाइट कहा जाता है। अब देखिए, यदि मान लीजिए कि बैंक डिफ़ॉल्ट कर गई सीआरआर को मेंटेन करने में, तो क्या होगा, तो बैंक को ब्याज देना होगा आरबीआई को। ठीक है, जितना भी दिन डिफ़ॉल्ट की है उतना दिन के लिए, और जितना भी अमाउंट से डिफ़ॉल्ट की है उतना अमाउंट के लिए। किस रेट पे, तो जो बैंक रेट है उससे 3% ज़्यादा पहले दिन के लिए, और यदि उससे ज़्यादा दिन तक डिफ़ॉल्ट करती है तो बैंक रेट प्लस 5% फॉर सब्सिक्वेंट पीरियड। वही मैंने यहाँ लिखा है। अब जो देखिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं ये जो टर्म है एनडीटीएल, इसका क्या मीनिंग है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आगे जो एक न्यूमेरिकल आएगा उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो देखिए मेन कंपोनेंट क्या है हमारे डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का। तो डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, ओवरसीज बोरोइंग, या अदर डीडीटीएल लाइक इंटरेस्ट एक्रूड, क्रेडिट बैलेंस इन सस्पेंस अकाउंट। तो ये हमारा मेन कंपोनेंट है डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का।
अब ऐसे कौन कौन से लायबिलिटी हैं जो कि DTL में नहीं इंक्लूड होते हैं, तो वो है हमारे इंटर बैंक डिपॉजिट, मतलब दो बैंकों के बीच के आपस का डिपॉजिट, उसे हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद ऑफशोर बैलेंस बैंकिंग यूनिट का जो DTL होता है उसे भी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा, कौन कौन से लायबिलिटी हैं जो कि CRR रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्टेड हैं, जिसके लिए CRR रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, तो वो है हमारे पेड अप कैपिटल, रिजर्व्स, यानी कि कैपिटल जो है उसमें उसके लिए CRR को मेंटेन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर रिटेन्ड प्रॉफिट या रीफाइनेंस फ्रॉम RBI, आपको पता होगा कुछ रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे कि नाबार्ड हुए, एक्जिम हुए, तो इन ये सब जो रीफाइनेंस करते हैं, RBI भी एक तरह से रीफाइनेंस भी करती है, तो उनसे उनका जो रीफाइनेंसिंग है उसके अगेंस्ट आपको किसी भी बैंक को CRR नहीं मेंटेन करना होता है। तो दोस्तों ये दो चीज़ आप लोग, तीन चीज़ ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आइए देखते हैं हम लोग। अब देखिए, एक न्यूमेरिकल हम लोग लेते हैं CRR कैलकुलेशन का। देखिए दोस्तों, अभी तक जो भी हम लोगों ने देखा वो बेसिक कंसेप्ट था, अब उसको हम लोग अप्लाई करना सीखेंगे। तो दोस्तों मेरे लेक्चर का यही फ़ायदा होता है कि मैं पहले बेसिक चीज़ों को समझाता हूँ और तब उसका एप्लीकेशन पार्ट पे आता हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि अप्लाई कैसे करते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए क्या क्या डाटा दी गई है हमें। पहला डाटा दिया हुआ है कैपिटल एंड रिजर्व, कितना दिया हुआ है दोस्तों, 15,000 करोड़, मान लीजिए करोड़ में है, मान लीजिए रुपीज़ में ही मान सकते हैं, जैसा भी मानिए एज़ पर द सिचुएशन। बोरोइंग एंड रीफाइनेंस फ्रॉम RBI एंड नाबार्ड, ये दिया हुआ है 2000। डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट दिया हुआ है 80,000। अदर लायबिलिटीज़ दी गई है 3000। ये सब डाटा हमें चार चीज़ दी गई है। करंट CRR रेट दिया गया है 4%, और मिनिमम डेली बैलेंस जो है वो 90% ऑफ एवरेज फोर्टनाइट बेसिस से कम नहीं होना चाहिए, ये भी डाटा हमें दी गई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि NDTL बताओ क्या है। तो दोस्तों हम लोगों ने NDTL में क्या क्या देखा था, एक बार फिर से देखिए। डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, ओवरसीज़ बोरोइंग, ये सब होता है। तो दोस्तों क्या कैपिटल एंड रिजर्व आएगा डिमांड DTL में, तो नहीं आएगा। हमने देखा था कि जो पेड अप कैपिटल होता है वो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। दूसरा है क्या, जो रिफाइनेंस RBI दे रही है वो आएगा DTL में, तो ये भी नहीं आएगा, हमने देखा था CRR से ये भी क्या है, एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। तो क्या आएगा, तो नाबार्ड तो आएगा क्या दोस्तों, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट आएगा और अदर लायबिलिटीज़ आएंगे। तो हमें केवल यही दोनों को लेना है, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स लेवल ऑफ NDTL क्या हो जाएगा, 80,000 प्लस 3,000 यानी कि 83,000, ये हमारा DTL का लेवल है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ CRR। देखिए दोस्तों, जब भी CRR पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप लोग DTL निकालेंगे या NDTL निकालेंगे। NDTL का परसेंटेज होता है CRR, जो कि मैंने पहले भी बताया था, CRR का कैलकुलेशन में बताया था कि CRR इज़ कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ DTL। तो दोस्तों यहाँ पे कितना परसेंट कहा गया है, CRR का रेट कहा गया है 4%। तो 4% किसका, तो 4% DTL का। DTL हमने कितना निकाला है, तो DTL हमने 83,000 निकाला है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इस 83,000 का 4% लेना है, जो कि आप लोग लेंगे तो आपको मिल जाएगा 3,320। तो ये क्या निकला हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ CRR। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि मिनिमम डेली बैलेंस कितना मेंटेन करना है दोस्तों। अब फ्रेंड्स ये जो CRR हमने निकाला, CRR के बारे में मैंने क्या बताया था कि एवरेज फोर्टनाइट बेसिस पे आपको इतना पैसा मेंटेन करना है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि मिनिमम बैलेंस, डेली बैलेंस जो है वो 90% होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, 90% से कम नहीं हो सकता है एवरेज फोर्टनाइट बेसिस। तो फ्रेंड्स हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि मिनिमम डेली बैलेंस कितना कितना उसको मेंटेन करना होगा। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे हम लोग, ये जो हमने CRR निकाला है 3,320, इसका हम लोग 90% ले लेंगे। तो फ्रेंड्स इसे हम लोग 90% लेंगे तो हमें मिलेगा 2,988। तो ये 2,988 आखिर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस बैंक को मिनिमम कितना पैसा मेंटेन करना है डेली बैलेंस के रूप में। तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए और हम लोग एक एक चीज़ को समझ लिए। देखिए सबसे पहले हमने DTL निकाला, DTL निकालते वक्त हमने ध्यान रखा कि इनमें से कौन कौन चीज़ को हमें लेना है और कौन कौन चीज़ को नहीं लेना है। तो हमने देखा क्या कि हम लोगों को रिफाइनेंस को एक्सक्लूड करना है और कैपिटल को एक्सक्लूड करना है, ठीक है, जब भी हम लोग DTL निकालेंगे। फिर DTL का कुछ परसेंटेज लिया हम लोगों ने तो CRR निकला, और फिर CRR को के बेसिस पे हम लोग डेली बैलेंस का वैल्यू निकाले। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं SLR के बारे में भी। जैसा कि हम लोगों ने CRR को देखा था, तो SLR का लीगल प्रोविज़न कहाँ है दोस्तों, सर सेक्शन 24 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, CRR के बारे में मैंने बताया था कि वो RBI एक्ट में लिखा हुआ है। देखिए मैंने यहाँ समझाया भी था आप लोगों को, CRR के बारे में बताया था कि वो RBI एक्ट है सेक्शन 42, और SLR के बारे में मैं बता रहा हूँ कि वो BR एक्ट है। एक है RBI एक्ट और एक है BR एक्ट। RBI एक्ट RBI के द्वारा दी गई है और BR एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है।
और ये सेक्शन 24 है। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है SLR का? 40% ऑफ NDTL, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन मैंने CRR के केस में बताया था कि वो RBI के डिस्क्रिप्शन पे है, वो कितना भी मिनिमम कर सकता है और कितना भी मैक्सिमम कर सकता है। अब हमने CRR में देखा था कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब देखिए SLR में क्या आती हैं। SLR में कैश बैलेंस आता है, बैलेंस विद अदर बैंक आता है, बैलेंस विद RBI आता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, इन्वेस्टमेंट इन अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी। दोस्तों अनइनकम्बर्ड का मतलब होता है फ्री ऑफ चार्ज, मतलब ऐसा सिक्योरिटी जिसमें कोई चार्ज नहीं लगा हो। और फ्रेंड्स हमने CRR के बारे में क्या बताया था, CRR में क्या क्या आता है देख लीजिए दोस्तों। CRR में आता है दोस्तों हमारा कैश बैलेंस, ठीक है, बस कैश बैलेंस है हमारा, ठीक है। और SLR में क्या है, कैश बैलेंस भी है लेकिन उसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं, जैसे सिक्योरिटीज़ हुए, गोल्ड हुए, ये सब भी आ जाते हैं हमारे SLR में। इसे हम लोग, इसका फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स और लास्ट में है कि इसे भी कैसे मेंटेन करते हैं, इसे भी कब कंप्यूट किया जाता है, लास्ट फ्राइडे ऑफ सेकेंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट को। तो दोस्तों ये था हमारा BFM का मॉड्यूल नंबर C, जो कि फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट पे बेस्ड था। इसके जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी के सभी हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिए। फ्रेंड्स उम्मीद है आपको लेसन एकदम क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि CRR और SLR का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी, और कैसे RBI जो है लिक्विडिटी को मेंटेन करती है। तो फ्रेंड्स मैं इस लेसन को यहीं समाप्त करता हूँ। और दोस्तों आपको यदि लेसन ये पसंद आया हो तो ज़रूर इस लेसन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे और लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।